जब मन उदास हो, परेशान हो तो लगता है कोई आकर कह दे ऑल इज वेल। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों में भी आजकल तनाव को लेकर जो असर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चों का रिएक्शन जो है वो कुछ अलग तरह का नज़र आ रहा है। आमतौर पर बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता में तो रहते हैं, लेकिन जिसके कारण जो दबाव है वो कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। ये जो आत्मघाती कदम होता है न केवल वो पूरे परिवार को तोड़ देता है बल्कि समाज के लिए भी कई प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इतना तनाव बढ़ रहा है, क्यों बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं और इसका कारण क्या है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बतौर विशेषज्ञ यहाँ के प्रतिष्ठित जो हम कह सकते हैं जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी जी हमारे साथ सामने हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाया है, तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी व्यवस्था पढ़ाई की या फिर पेरेंट्स? नहीं, इसमें मिला जुला असर रहता है। पहला ये कि समाज ने कुछ चीज़ें निर्मित की हैं कि ये आपको इस उम्र में करनी है और अगर आपने नहीं हासिल किया तो ये हो सकता है ये फेलियर माना जाए। ये हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने किया है। उसी हिसाब से हमारे माँ बाप जो हैं वो उस पर रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन को इसमें अगर जोड़ देते हैं तो कई बार प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों पे और अगर नहीं हासिल कर पाते हैं तो ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। जी सर, आमतौर पर देखा गया है कि जो 14 साल से अधिक के बच्चे हैं, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो है, साथ में समझदारी भी आ जाती है। ऐसे बच्चे जब कुछ करियर को लेकर आगे पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स की उम्मीदें भी वो साथ ले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं निराशा हाथ लगती है तो हमने देखा है कि अक्सर वो आत्मघाती कदम उठाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम कहीं पर परवरिश में चूक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चूक कर रहे हैं और इसमें शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार है कि एक हम उनको आदत नहीं करवाते हैं तुम फेल भी हो सकते हो और फेलियर के साथ किस तरह से तुम रह सकते हो, जी सकते हो, ये हम सिखाते नहीं हैं। हमेशा हम सिखाते हैं सक्सेसफुल बन जाओ, अच्छा करो, फर्स्ट आओ, ये चीज़ें। तो फेलियर हम नहीं सिखाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि माँ बाप ने जो अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाए उनको थोपते हैं बच्चों पे और उसका असर ये रहता है कि बच्चा जो सोचता है, जैसे आपने कहा कि 14 साल की उम्र के बाद बच्चा सोचने लगता है, तो उसकी अपनी सोच होगी कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। माँ बाप कई बार उस पर हावी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ये जो कश्मकश है इसमें भी कई बार बच्चे घातक कदम उठाते हैं। जी डॉक्टर जवाहर, आपने तो बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग भी की है, आप शिक्षाविद हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है, क्या इसकी वजह जनसंख्या का अधिक होना, रोजगार की कमी, आपको क्या लगता है? आज की तारीख में तो हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं, हाँ, कि बच्चा चाहे जो चाहे कर ले और उसके लिए यानी कुछ नहीं है तो मैं यूट्यूबर बन के लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के साथ साथ इतने एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन मैं एक ही 4-5 चीज़ों में जाके रुक जाता हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या IAS बनना है, और उसमें दिखता है कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, जबकि उस बच्चे के हिसाब से कुछ और भी करना चाह सकता है वो। जी सर, कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स तो बचपन से बच्चे के मन में डालते हैं कि आपको ये बनना है। हालांकि अब थोड़े से लिबर्टी हमको दिखती है, लिबर्टी वो देते भी हैं बच्चों को कि आप अपनी चॉइस से बने आगे कुछ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद भी कंपटीशन खुद से करने लगता है। तो जहां पर बच्चा खुद ही कंपटीशन के दौड़ पे खड़ा हो गया है, तो क्या उसके लिए भी पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, बच्चा खुद भी कई बार जिम्मेदार होता है। लेकिन उसका कारण ये है कि जैसे मैं मान लीजिए 4 दोस्तों के साथ रहता हूँ और चारों दोस्तों ने कुछ सोच रखा है, तो मुझे भी, मैं मजबूरन सोचने लगता हूँ उन दोस्तों की तरह। वो गलत भी है तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। माँ बाप की यहाँ जिम्मेदारी इतनी ही है कि मैं पता करूँ कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन हैं, कैसा रास्ता पकड़ रहा है, और बच्चे के साथ अगर दोस्ती करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके दोस्त कौन हैं। जी, और सर एक सोसाइटी का स्टेटस सिंबल भी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये भय तो होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ करे, और इसलिए भी वो बच्चे को एक सही दिशा देना चाहते हैं। उनकी नज़र में वो सही है, बच्चों को लगता है कि वो हम पर थोप रहे हैं। तो ऐसे में एडजस्टमेंट कैसे किया जाए? नहीं, इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पिताजी बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है,
और मुझे जाना है होटल मैनेजमेंट में या किसी डेटा एनालिटिक्स में जाना है, लेकिन नहीं करना है, समाज उनके ऊपर थोप रहा है डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को। मैं भरोसा करूँगा अपने बच्चे पे और मैं उसका साथ दूंगा कि तुझे जो करना है कर, समाज चाहे जो कहे मैं हूं ना तेरे साथ। ये भरोसा बच्चे के साथ जब रहता है तो वो जीत जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा थोपते हैं उसके ऊपर समाज के हिसाब से तो वो गलत हो जाता है। सर, आम तौर पर बच्चों के दिमाग में जो बातें ज़्यादातर घुसती हैं वो होती है स्कूल प्रीमाइसेस से। तो स्कूल प्रीमाइसेस में भी कई बार टीचर भी चाहते हैं कि अगर बच्चा बहुत स्टूडियस है तो उसको एक शेप दे दिया जाए, उसे एक दिशा दे दी जाए। वहाँ पर भी बच्चा कहीं ना कहीं मोल्ड तो होता है। तो आपको क्या लगता है कि हम स्कूल प्रीमाइसेस से ही बच्चों को इतना बोल्ड बना दें कि वो फेलियर को एक्सेप्ट कर सकें? बिल्कुल, ये प्राइमरी स्कूल जैसे ही पूरा होता है, यानी 6 से ये प्रतिस्पर्धा शुरू होता है सक्सेस का। प्राइमरी तक माँ बाप छोड़ देते हैं आज की तारीख में। 6 से हमको उनको सिखाना पड़ेगा कि फेलियर हो तो कोई बात नहीं, तू उससे सेकंड आ गया तो कोई बात नहीं। सेकंड को भी वो फेलियर मान लेता है जब, तब उसमें तकलीफ आती है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं सेकंड आ सकता हूँ। उस वक्त से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। जी, और आम तौर पर ऐसे घर सर जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बच्चे रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज है, वहाँ पर तुलना होना बहुत लाजमी है। वहाँ पर भी पेरेंट्स बच्चों को लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हैं और वहाँ पर भी हमने देखा है कि अक्सर बच्चे जो हैं अपनी बात को सहजता से नहीं कहते या कहीं ना कहीं खुद को कंपटीशन के तराजू में तोड़ लेते हैं। तो ऐसी जगहों पर हमारी जॉइंट फैमिली अगर है तो हमें किस तरह से एटमॉस्फेयर उसे देना होगा, कैसे उसे सशक्त बनाना होगा? पहली बात तो 2 बच्चों को कंपेयर करना गलत है। प्रकृति में जिसने भी बनाया है उसने हर बच्चे को अलग बनाया है। तो आप कंपेयर कर रहे हो या लेबल कर रहे हो कि ये अच्छा है तू खराब है, ये बहुत पढ़ता है तू नहीं पढ़ता है, ये गलत है। दोनों में अलग अलग हुनर हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली में एक खास करके ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन माँ बाप का काम ये होता है कि बराबरी से बच्चों को देखें। हाँ, कई बार होता है ये कि जब लड़की रहती है खासकर बड़ी और लड़का छोटा रहता है तो लगता है कि ये ज़्यादा बदमाश हो रहा है लड़का। लड़कियाँ सहजता से रहती हैं, इस वजह से ये होता है। लेकिन कंपैरिजन से आप जो 14 साल की उम्र कहते हैं उसमें समझ तो धीरे धीरे आती रहती है, लेकिन इमोशन इतना ज़्यादा रहता है, भावनाएं इतनी ज़्यादा रहती हैं कि बहक जाते हैं हम उसमें। जी, सर, वर्तमान समय में बच्चे जो छोटे से छोटे भी बच्चों को देखा है हमने कि वो छोटी सी बात पर भी इंसल्ट फील करने लगते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं और वो उनका रिएक्शन कुछ अलग तरह का होता है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, 12 साल के बाद जब हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में तो ब्रेन पे थोड़ा सा असर आता है और उसका असर ये रहता है कि मुझे अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता मुझे लगता है आ गई है मुझ में। तो उस क्षमता की वजह से अगर मेरे निर्णय को कोई काटता है तो मेरा ईगो हर्ट होता है, मेरा इमोशनल हर्ट होता है। उस वजह से मैं इस तरह का रिएक्शन देता हूँ। जी, हमारे साथ एक और विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि दुबे, बाल रोग मनोरोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, कोई ऐसा कह दे और सारी समस्याओं को मिटा दे, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि बच्चों के अंदर से भय मुक्त हो जाएं वो। तो अब आपसे ये जानना है कि ये जो प्रेशर होता है, चाहे वो परीक्षा का हो या फिर इंसल्ट का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, इससे बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें कंफर्टेबल करना है बच्चों को कि एग्जाम्स पे बहुत बड़ा हवा नहीं है और अगर बच्चे साल भर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्क्स जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मार्क्स आपकी कैलिबर की मापदंड नहीं है ना। तो ये हमें बच्चों को बताना है। हमें बच्चों को मेहनत करो ये सिखाना है, पर मार्क्स आपके लिए जरूरी है ये नहीं सिखाना है। जी, डॉक्टर सुरभि, आमतौर पर बच्चे जो है फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कहीं पीछे रह गए हैं, खासतौर पर जो लगातार फर्स्ट आने की कंडीशन में रहते हैं या लगातार फर्स्ट आते रहते हैं, ऐसे बच्चे भी जब पिछड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मानसिक रूप से दबाव महसूस करते हैं। तो यदि बच्चा पिछड़ रहा है या बार बार किसी तरह का दबाव महसूस कर रहा है, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे अगर किसी तरह से पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं तो वो सेल्फ क्रिएटेड एक प्रेशर रहता है। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बच्ची जो कोटा में थी, उसका जो इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद घटना हुई। तो बच्चे अपने आप के लिए भी ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हमें इतना नंबर लाना है या हमें ये टारगेट अचीव करना है। और कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम बच्चों को ये टारगेट सेटिंग करके दे देते हैं और ये बचपन से कहीं ना कहीं ये जिसे हम रैट रेस कहते हैं उसमें दौड़ाने लगते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी अभी मेंशन किया कि ये चेंजेस, केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में निरंतर रूप से चलते रहते हैं।
तो ये प्रेशर कुछ बच्चे झेल पाते हैं और कुछ नहीं झेल पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो छोटे छोटे प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हैं, पर जब बड़ा प्रेशर आता है तो यही केमिकल्स इनएडिक्वेट हो जाते हैं या कम मात्रा में हो जाते हैं और हमें एक ट्रिगरिंग फैक्टर मिल जाता है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन या इवन साइकोसिस की लेवल तक जा सकता है। जी, डॉक्टर जवाहर से अगला सवाल है सर, अक्सर जब बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट्स जाते हैं ना, तो स्कूल में भी एडमिशन के लिए बच्चे के मार्क्स देखे जाते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा कि मार्क्स को आप प्राथमिकता मत दीजिए, तो अब आपसे ये जानना है कि जब स्कूल के एडमिशन ही मार्क्स के आधार पर होते हैं तो पेरेंट्स क्या करें? नहीं, ये जैसे उन्होंने कहा है समाज जिम्मेदार है, समाज में स्कूल भी आता है। हाँ, हमने ही ये मापदंड तय किए कि मैं इस तरह से लूँगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कई स्कूल ऐसे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, लेकिन इस तरह का लेते हैं कि उसको बच्चे के ज्ञान ना देखकर वो कितनी समझ सकता है, हाँ, उन चीज़ों को परखते हैं कि बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं। तो आप अननेसेसरी प्रेशर जब क्रिएट करते हैं ये मार्क्स का, और बचपन से क्रिएट करते हैं, तो ये बाद में जाके कई बार घातक हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है शुरुआती तौर पे ही अगर इसको सुधारा जाए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, शुरुआती दौर पर इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुरभि, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अब परीक्षा का समय नज़दीक है और जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता है और उसके बाद परीक्षा परिणाम आते हैं, इस दौरान ऐसी बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। तो इससे रोकने के लिए, बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए किस तरह का माहौल स्कूल में हमें देना चाहिए और किस तरह का माहौल घर पे हमें देना चाहिए? अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और दूसरा हमें घर में और स्कूल में दोनों, एक बच्चे के लिए 80% टाइम बच्चा स्कूल में है या कोचिंग में है, तो हमें बच्चों को इतना ओपन माहौल देना है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है पढ़ाई को लेके, या आप तनाव महसूस कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, तो टीचर से शेयर कर सकते हैं। आजकल हर अच्छे इंस्टीट्यूट में काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और हमें इन चीजों के बारे में पेरेंट्स को भी अवगत कराना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा आपका बच्चा कोई चीज शेयर कर रहा है तो पेरेंट्स को अवगत कराना है। अगर पेरेंट्स ये चीज महसूस कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा अकेले रह रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बहुत टेंस्ड रह रहे हैं, बहुत बार रिपीटेडली बच्चे बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत अधिक हो रहा है, मेरे लिए बर्डनिंग हो रहा है। कभी कभी बच्चे ये भी बोलते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, रात की नींद बच्चों की खराब हो जाए, खाने पीने की तरफ वो कम रुचि लेने लगे, या बच्चे ऐसे बोले कि शायद अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा या मैं कुछ नहीं कर सकता। तब ये सब वार्निंग साइंस होते हैं कि हमें बच्चे की हेल्थ की तरफ, मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपने काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। अक्सर हमने देखा है कि पेरेंट्स और टीचर्स इन चीजों को निग्लेक्ट करते हैं कि अरे ये तो होता रहता है, एग्जाम के वक्त तो सब बच्चों को टेंशन होता है, इसे ध्यान मत दो। एक्चुअली यही टाइम है जब आपको बच्चे को एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे के ऊपर चौतरफा स्ट्रेस आ रहा है। एक तो बच्चे ने जो खुद के लिए क्रिएट किया है, एक जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बोर्ड्स हैं या एग्जाम है तो इतना मार्क्स लाना ही है, एंट्रेंस है तो उसके लिए तो आपको इतना नंबर लाके क्लियर करना ही है। तो ये जो प्रेशर क्रिएटेड रहता है बच्चे के ऊपर, उसको रिजॉल्व करने के लिए एकदम साधारण ओपन माहौल रहे, एक्सेप्टिंग माहौल रहे कि ठीक है अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम आपको कम प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है। उल्टा ये चीज वेलकम करेंगे कि आप नहीं कर पा रहे। और ये एग्जाम है, ये 6 महीने बाद भी होगा, साल भर बाद भी होगा, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है और आप हो, हम सब के लिए। जी, बच्चे को ये महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और जो सारी चीज़ें हैं वो एक व्यवस्था है और व्यवस्था का एक दायरा है जिसमें रहकर हम काम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर जवाहर, अब अगला सवाल आपसे है। आमतौर पर जैसा कि मैडम ने कहा कि इन सारी चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं, कुछ इंडिकेशन उन्होंने बताए, यदि बच्चा कह रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, तो आमतौर पर पेरेंट्स इसे इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चा ऐसे ही कह रहा है या फिर वो टीवी सीरियल का असर है। तो आपको क्या लगता है, ये टीवी सीरियल्स का या सोसाइटी का या सोशल मीडिया का असर है जिसकी वजह से बच्चे डायलॉग्स दे रहे हैं, या वास्तव में वो कहीं ना कहीं इससे गुजर रहे हैं?
नहीं, देखिए, आप एक बार मान लेते हैं कि 10% चांस अगर असर भी है तो वो इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, तो एक तो कुछ पिक्चरों के आने के बाद पेरेंट और टीचर अपने आप को मनोवैज्ञानिक से कम नहीं मानता। हाँ, वो इग्नोर करने की परिस्थिति में आ गया है कि यार नहीं, हमको ज़्यादा पता है, इसको इग्नोर कर दो। हाँ, वो एक्सपर्ट नहीं है। आपको ज़रूरत है एक काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की और जानने की कि मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आप जाते हो और बोलता है बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो भी आप डॉक्टर के पास गए तो हाँ, तो आपको दवा दें ना दें, दुआ दें ना दें, लेकिन आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ये इग्नोर करने लायक चीज़ है नहीं। जी बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बच्चों से लगातार काउंसलिंग करती रहती हैं, स्कूलों में क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो स्कूल में एक एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही काउंसलर को बुलाएं और बच्चों का इंडिविजुअल एक काउंसलिंग करा लें? मैडम, जैसे अभी सिटी सर ने कहा और मुझे लगता है एकदम सही चीज कही कि वार्निंग साइंस को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और आजकल हर अच्छा स्कूल इसके लिए वेल इक्विप्ड है। जैसे आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये शुरू की है, बहुत अच्छी पहल शुरू करी है, परीक्षा पे चर्चा। अगर कभी हम उसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे मैंने किया है उसमें एक बार पार्टिसिपेट, तो वो भी बहुत सहज ढंग से इस चीज को बता रहे हैं कि एग्जाम का हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ये जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन है लाइफ में। और जैसा आपने कहा, हर स्कूल को एग्जाम से पहले कंडक्ट करना चाहिए। तो काफी स्कूलों में एग्जाम से पहले टीचर्स और प्रिंसिपल मिलके बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, और इसीलिए हर स्कूल में प्री बोर्ड करके एग्जाम होता है कि बच्चों को एक मॉक एग्जाम हम फेस कराएं कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो और प्री बोर्ड में आप अपने आप को आंक सकते हो। या एक वो प्रैक्टिस सेशन जैसा होता है कि इस तरीके का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और हर इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें माहौल पूरा एग्जाम के जैसा होता है, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि हम इस माहौल में एग्जाम देने वाले हैं। तो जितना जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, मेरे ख्याल से उतनी ही स्कूल की है और उतनी ही समाज की भी है। तो जहाँ कोई हम चेंजेस देख रहे हैं तो उसको बस निग्लेक्ट मत करिए। और आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, IBC जैसे चैनल जो हैं वो इतना सेंसिटाइज कर देते हैं कि मेरे ख्याल से इन चीजों को निग्लेक्ट करना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, दर्शकों को अवगत कराना और सतर्क रखना ये हमारा प्रयास होता है। डॉक्टर जवाहर, आपसे जानना चाहेंगे कि दोस्तों की बड़ी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में, और जब बच्चा इस तरह के प्रेशर से गुजर रहा है तो दोस्त की क्या भूमिका होगी और दोस्त किस तरह से अपने दोस्त के इस प्रेशर को समझ सकते हैं? देखिए, मेरे दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे को मैं किसी अच्छे स्कूल के हिसाब से मानो तो 3 भाग में बंटता है जी। एक 8 घंटे मैं स्कूल में गुजारता हूँ, आना जाना मिलाकर 8 घंटे घर में गुजारूंगा और 8 घंटे में नींद में गुजारना चाहिए जी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो जो घर का विषय हमने डिस्कस किया, स्कूल का विषय या बाहर के 8 घंटे का विषय जिसमें दोस्त भी आते हैं, हाँ, वो एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अगर घर में उसको जो खुराक चाहिए या जो कान चाहिए उसके माँ बाप के या भावनाएं चाहिए माँ बाप के, वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा निर्भर करता है अपने दोस्तों पे, क्योंकि कम से कम वो सुन रहे हैं उसको और वो अपनी राय दे रहे हैं, तो उसको लगता है ये मेरे वेल विशर हैं। हाँ, तो इस परिस्थिति को नहीं लाने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे ही रहते हैं वो साथ के जो लोग हैं, हाँ, वो गलत सही जो भी बोलने के लायक हैं कि नहीं वो बच्चा नहीं समझता है। तो माँ बाप को दोस्त बन के रहने में ये फ़ायदा है कि भले ही दोस्ती में कुछ भी बात हो उनको पता चलता रहता है। हाँ, तो ये एक 8 घंटे की महत्व है। तो तीसरा 8 घंटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे के खुद के 8 घंटे हैं। वो 8 घंटे में क्या वो डिजिटल डिवाइस उठा के 8 घंटे में से 4 घंटे बिता दे रहा है, रात को 2 घंटे सो रहा है सवेरे, तो उससे जो दिमाग पे असर पड़ता है, हाँ, और उन चीज़ों का असर जो वो देख रहा है, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। जी डॉक्टर सुरभि, जैसा कि सर ने बताया 8-8 घंटे के 3 आप पार्ट कर लीजिए और उस तरह से चीज़ों को एनालाइज कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जो पेरेंट्स के साथ हैं वो बच्चे जो छोटे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑलरेडी हॉस्टल में रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, उन्हें कैसे अपने आप को तनाव मुक्त रखना है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं? देखिए, इनको भी अगर हम डिवाइड करें तो एक वहाँ पर डेली हम बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपने घर वालों से बात करे, पूरे दिन की दिनचर्या शेयर करें। और ये हम अचानक से बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते, तो ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हमें बच्चे को ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि स्कूल से आके
वो अपना दिनचर्या माता पिता के साथ शेयर करें, क्या किया, कैसे किया, और ये हमें बच्चों से सुनना बहुत जरूरी है। और उनके रिस्पॉन्सेज क्या रहे कि अगर कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उन्होंने क्या किया, तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि हमारा बच्चा किस हद तक जा सकता है। तो वो तभी होगा जब हम कॉन्वर्सेशन के लिए अवेलेबल हैं और बहुत ओपन है। हम बहुत टाइम क्या करते हैं कि टोक देते हैं, अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना था, तो बच्चे शेयर करने में घबराने लगते हैं। दूसरा कि हम पूरा टाइम पढ़ाई की कि नहीं की, खाना खाया कि नहीं खाया, इसी पे फोकस करते हैं। हम ये नहीं पूछते किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे, बाहर क्या किया, बाहर क्या क्या हुआ। तो अब हमें इन टॉपिक्स पे भी फोकस करना है। फ्रेंड ने क्या कहा, अच्छा तुमने ये कहा तो फ्रेंड ने क्या कहा, तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वो जो संगत में घूम रहा है वो अच्छी संगत है कि बुरी संगत है। और उसको आउटराइट ऐसे लोगों के साथ मत घूमो। तो हमें उतना जजमेंटल ना होके उन्हें बस सही और गलत में मैनूवर करना है कि ठीक है बेटा ये उनका आंसर गलत था, आपको ऐसा करना चाहिए था या आप ये कर सकते थे। क्योंकि अब जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उन्हें हमें एडल्ट के ही जैसा ट्रीट करना है, क्योंकि आपने वो इंडिपेंडेंस दी है कि आप बाहर जाके अकेले रहो, तो वो इंडिपेंडेंस को हमें रिस्पेक्ट करना है। उनके जो जजमेंट्स हैं और जो उनके डिसीजंस हैं उन्हें हम बस राइट और रॉन्ग बता सकते हैं, पर उसमें ढकेल नहीं सकते, उसमें फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप उन्हें फ्रेंड जैसा ट्रीट करें, और जैसा फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंड्स आर नॉन जजमेंटल, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि तू गलत है, मतलब वो आपको सजेशंस देते हैं, पर वो सजेशंस पे मूव करने के लिए फोर्स नहीं करते। तो जैसा सर ने कहा कि ये इवैल्यूएशन या ये ऑडिट डेली बेसिस पे होना चाहिए कि बच्चे ने क्या खाया, क्या पिया के अलावा क्या किया। जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कम्युनिकेशन है जितना स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चे से, बच्चा उतना खुलकर बात करेगा और तनाव से मुक्त रहेगा। चलते चलते अंतिम सवाल डॉक्टर जवाहर आपसे है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि बच्चा बाहर पढ़ रहा है और उसे पेरेंट्स से उसका कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा, या तो इस तरह किसी फैसिलिटी उसे नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई इंसिडेंस हो जाता है, जैसे अभी ये कोटा का इंसिडेंस हुआ, तो बाकी बच्चों के लिए, बाकी के पेरेंट्स को किस तरह से सतर्कता रखनी है और उन्हें कैसे उस भय से बाहर रखना है? हाँ देखिए, पहली बात तो ये वन ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी मैं मान रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी, लेकिन बाकी पेरेंट्स के लिए ये नहीं, यानी अगर एक बच्चे ने सुसाइड किया तो सभी बच्चे कर लेंगे, ये सोचना गलत है। हाँ, दूसरी बात है आपको अपने और अपने बच्चे पे भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ, और उसके साथ जो वार्तालाप होगा उसमें वो सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। हाँ, कि उस बच्चे के साथ जो हुआ जिसके कारण ये है, हाँ, उस वही कारण की वजह से आपका बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। और लास्टली क्या है, मान लीजिए हॉस्टल में रह रहा है आपका बच्चा और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो भी डरे होंगे जितना आप डरे होंगे। हाँ, तो इस वक्त आप उसको और डराओगे तो और बेकार होगा बात। हाँ, तो आप धैर्य रखिए और अपने बच्चे को धैर्य दीजिए। हाँ, कि जो होगा ठीक होगा, लेकिन डरने के बदले अपने काम पे काम रखो। जी, आप दोनों ही मेहमानों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि अब कोई भी परेशानी आएगी, ऑल इज वेल करके आप उसे टाल देंगे। शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि जीवन से सारे तनाव अब मुक्त हो जाएंगे, आप कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे, ना बच्चों को लेने देंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।